सो बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। कल दोपहर में ही चैप्टर नंबर 244 के स्पॉयलर्स आ गए थे जुत्सु काइसन में, और अब हमको देखने को मिल गया कि यूजी इतादोरी वर्सेस सुकुना इज ऑन। और पिछले चैप्टर में जो इतना बड़ा भयानक सा इवेंट हुआ कि पीछे से यूटा आया और उसने लिटरली केंजाकू का गला काट दिया, विच वॉज क्लियरली ए रेफरेंस टू द मूवी, जहां पर उसने गेटो को भी मतलब इसी तरह डिफीट किया था। और अब फाइनली उसके बॉडी में ये जो बैठा हुआ है केंजाकू, अब उसने इसको भी डिफीट कर दिया। ऐसा भी माना जा रहा है, जहां तक मेरे को लगता है केंजाकू इतना जल्दी मरेगा नहीं। वैसे भी उसका पूरा माल इधर भेजे में भरा हुआ है, ना कि बॉडी में। अभी केंजाओ का क्या हिसाब है उसके बारे में हमको आगे ही पता चलेगा। बट ये जो राइटर है ना गेगे गुटामी, ये आदमी कुछ ऐसे ऐसे बॉम्ब ड्रॉप करता है ना जो कि इंसान ने सोचा नहीं होगा। सबसे पहले गोजो का डेथ, और उसके बाद अभी कुछ समय पहले ये जो केंजाकू के साथ किया यूटा ने। क्या अगर तुम लोग को भी जानना है कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अब तुम लोग देख सकते हो इसके पीछे कपड़ा नहीं लगा हुआ है, तो वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले हटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इतनी अच्छा दिखता है, इतना सही दिखता है, इसलिए मैं इसके ऊपर कवर लगा के रखा। दैट वाज एन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। और भाई मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तुम्हें से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, बस सब्सक्राइब कर दो भाई। अब तो चादर भी हटा दी मैंने, सब्सक्राइब कर दे भाई। जुत्सु काइसन पे वीडियो बना रहा हूँ इतने समय के बाद। अगर तुम लोग थोड़ा सा उठने की कोशिश करोगे तो मैं भी अदर कंटेंट को कवर करने की कोशिश करूंगा। फटाफट सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। सो चैप्टर स्टार्ट होता है और सबसे पहले के पैनल्स में हम लोग देखते हैं कि यूजी और हिगुरामा करके एक बंदा इस समय उतर गया मैदान में सुकुना से फाइट करने के लिए। अब मुझे पता तुम में से बहुत सारे लोगों ने कलिंग का वो वाला पार्ट सारा स्किप मारा होगा और यहीं पे आए हुए हो जब गोजो सेंसे का डेथ हो गया है। तो सच बताऊं तो मैंने भी उसमें से कुछ चैप्टर स्किप मारे हैं। ये वाला तो पार्ट मैंने पढ़ा था, फिर भी मेरे को याद भी नहीं है इसमें क्या हुआ था। मोस्टली मैंने आई थिंक यूटा वाला पार्ट थोड़ा बहुत पढ़ा है, और जो ये अपने लॉन्डे फुशिगोरो के साथ हुआ था वो सारा पार्ट मैंने इसका पढ़ा था। खैर ये फालतू बातें वो साइड करते। हिगुरामा बंदा कौन है ये मैं तुमको बताता हूँ। तो कलिंग गेम के आर्क में ये बंदा पहली बार आया था। इससे पहले ये बंदा लॉयर हुआ करता था। इसके पास उस समय पर कोई कर्ज एनर्जी नहीं हुआ करती थी, इसके पास ऐसे पावर्स नहीं थे। पर एक बार क्या हुआ था कि किसी जज के सामने एक क्रिमिनल को प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, एंड इवन जब सारे के सारे एविडेंस उस क्रिमिनल के खिलाफ थे, फिर भी जज जो है वो उस क्रिमिनल के साइड से रूल कर देता है, मतलब उसको काइंड ऑफ निर्दोष बोल देता है जज। इस पॉइंट पर हिगुरामा का भेजा बिल्कुल खुल जाता है और उसके अंदर जो कर्ज्ड एनर्जी थी वो अचानक से एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद वो अपना जज मैन जो है उसको इन्वोक करता है। इसकी वजह से वो अपना खुद का एक कोर्ट रूम बना लेता है, काइंड ऑफ एक तुम डोमेन मान सकते हो, जिसके अंदर एक जजमैन होता है। अभी ये जजमैन कौन है, तो भाई एक शिकीगामी है। ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से माहोरोगा था फुशिगोरो के पास, उसी तरह से जजमैन भी एक शिकीगामी है जो कि इसके डोमेन में रहता है। और कानून की तरह ये बंदा भी अंधा होता है, बस डिफरेंस ये है कि इसको सब कुछ पता होता है, लेकिन ये कुछ भी हिगुरामा को नहीं बताता है। इसके अंदर हिगुरामा प्रेजेंट रहता है, बिल्कुल लॉयर की तरह वो भी काम करता है। अभी जजमैन को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप से नहीं जजमेंट पास करता है, वो शांति से बस बैठा रहता है। अब इस पॉइंट पे जो डिफेंडेंट है, मतलब जिसके खिलाफ यहाँ पर केस चल रहा है, और जो अपना बंदा है हिरोमी, मतलब जो केस कर रहा है, उन दोनों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और उनको अपना अपना स्टेटमेंट प्रॉपरली रखना होगा। और बिल्कुल अपने असली कोर्ट की तरह ही यहाँ पर भी जो डिफेंडेंट है, मतलब जिसके खिलाफ केस चल रहा है, उसके पास सिर्फ तीन ही ऑप्शन है, या तो वो मना कर दे, या तो वो मान ले, या फिर वो चुपचाप बैठा रहे। और जब अपना डिफेंडेंट इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लेता है, तो हिगुरामा के पास चांस होता है कि वो सारा का सारा जो भी उसके पास प्रूफ है, जो भी एविडेंस है, वो उसको सबमिट कर दे, जिसके बाद जजमैन अपना फाइनल फैसला सुनाएगा। अब तुम सोच रहे हो कि भाई गोजो और सुकुना ये सभी बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, एक झांट भर का शिकीगामी इनका क्या ही बिगाड़ देगा। तो देखो भाई बात ऐसी है कि इसके अंदर वॉयलेंस नहीं अलाउड है। अगर तुम कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो वापस से तुम अपने सेम उसी जगह पे पहुंच जाओगे जहां पर खड़े होकर तुमको कन्फेस करना होता है। इसके अलावा इस डोमेन के अंदर कोई गारंटीड हिट नहीं होता है, बस इस डोमेन के अंदर करना ये होता है कि सबको रूल्स फॉलो करने होते हैं जो भी इस डोमेन के अंदर है। अब तुम ये भी सोच रहे हो कि आखिर रूल्स मानने की क्या जरूरत है, अगर हम शिकीगामी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारा डोमेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो इसके पीछे एक बाइंडिंग वाव वाला कॉन्सेप्ट है जो कि जुत्सु काइसन में एग्जिस्ट करता है। अगर तुम लोगों ने हैरी पॉटर देखा होगा तो वो एक प्रॉमिस करते हैं ना, जो कि अगर तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ोगे तो मर जाओगे, तो उसी टाइप का बाइंडिंग वाव होता है जो कि किया जाता है जुत्सु के वर्ल्ड में कर्ज एनर्जी का यूज करके। एग्जैक्टली ये क्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए देखो, जो डोमेन एक्सपेंशन होता है उसमें श्योर हिट होता है, मतलब अगर डोमेन एक्सपेंशन में तुम हो तो वो हिट लगना ही लगना है। लेकिन हिगुरामा के डोमेन एक्सपेंशन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे श्योर हिट नहीं होता है, उसकी जगह पर, और श्योर हिट ना होने की वजह से सारे के सारे जो रूल्स हैं वो दोनों यूजर्स के बाइंडिंग वाव से अटैच हो जाते हैं। अब क्योंकि वॉयलेंस नहीं अलाउड है तो सुकुना भी अपना डोमेन नहीं खोल पाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर किसी के ऊपर भी अटैक नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ जजमेंट पास होगी बेस्ड ऑन द वर्डिक्ट्स ऑफ बोथ
बोथ साइड्स। मुझे पता है ये चीज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बस ऐसा समझ लो कि एक कोर्ट रूम है जिसमें कर्ज एनर्जी भी कुछ नहीं कर सकता, उस टाइप का ही तुम इसको समझ सकते हो। और आज जब इसका डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट होता है, मतलब वो शिकिगामी उसके पीछे आ जाता है, तो इसको डेथ पेनाल्टी बोला जाता है। इसमें अगर सामने वाला बंदा हारता है तो उसकी कर्ज एनर्जी पर कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऑल्दो कर्ज एनर्जी का कंट्रोल परमानेंटली नहीं लिया जाता है, यानी कि थोड़े समय बाद वो वापस अपने कर्ज एनर्जी को एक्टिवेट कर सकता है। यही सेम चीज चैप्टर नंबर आई थिंक 164 में यूजी के साथ हुई थी, जब वो इस बंदे से फाइट किया था। तो अब तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर जब यूजी और इस बंदे ने एक साथ फाइट किया था तो अभी ये दोनों मिलकर सुकुना के साथ क्यों लड़ रहे हैं। तो देखो, ये सारी फाइट से पहले एक मीटिंग बैठी थी जहां पर ये लोग ऑलरेडी मान के बैठे थे कि गोजो अगर मर गया तो ये लोग क्या करेंगे। देखो, बोलने को तो बोला जाता है गोजो इज नंबर 1 अंडर द हेवन, बट ही इज बीइंग हम्बल्ड बाय एवरीवन। यहाँ पे लोग मान के बैठे हैं कि अगर वो बंदा मर गया तो उसके बाद इन लोग का बैकअप प्लान क्या होगा। अभी जितने भी लोग इस समय केंजाकू और सुकुना के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं, उन सभी लोग की मीटिंग हो रही थी फाइट के कुछ समय पहले, जहां पर ये लोग फाइनल प्लान अपना बना रहे थे। यहाँ पे डिसीजन यही बना था कि अगर गोजो सिंसे मरते हैं तो ये काम हम करेंगे, जहां पर यूटा जाके धीरे से केंजाकू को निपटा देगा जब वो डिस्ट्रैक्टेड होगा। यहाँ प्लान के अकॉर्डिंग जो अपना हिगुरामा है, यानी कि जो लाल वाला बंदा है, ये वॉलंटियर करता है कि जब अपना हाजिमे काशिमो, यानी कि वो जो थंडर गॉड था, अभी कुछ समय पहले जो सुकुना से बंदा फाइट कर रहा था या फिर कर रही थी, जब वो बंदा डिफीट हो जाएगा तब ये बंदा एंट्री लेगा सुकुना के अगेंस्ट। यहाँ पर इस बंदे का कहना है कि अपने कर्ज टेक्निक का यूज करके ये सुकुना को डेथ पेनल्टी दे सकता है, एंड उसके बाद एक्सिक्यूशनर वाले स्वॉर्ड से ये सुकुना के ऊपर अटैक करेगा। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ये एक्सिक्यूशनल स्वॉर्ड क्या है, क्या ये इतना स्ट्रॉन्ग कर्स्ड ऑब्जेक्ट है या फिर कर्स्ड टूल है जो कि सुकुना जैसे बीइंग को डिफीट कर सकता है। मतलब हम उस बंदे की बात कर रहे हैं जो कि महारोगा के स्वॉर्ड को भी डिफ्लेक्ट कर पा रहा था। क्या उस बंदे को ये छोटी सी तलवार डिफीट कर पाएगी? तो देखो भाई, इसी में कैच है। मुझे लगता है जुजुत्सु काइसन के हर जुत्सु में या फिर जुत्सु जो भी उसको बोलते हैं, जो भी उनकी टेक्निक्स है, उसमें कोई ना कोई कैच होता है जिसकी वजह से एक बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। एंड इसी बंदे की बात कर लेते हैं, ये यूजी जितना फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर सुकुना जितना हार्ड इसका कर्ज एनर्जी नहीं है, लेकिन इसके कर्ज टेक्निक के अंदर आते ही सुकुना अपना कर्ज टेक्निक नहीं यूज कर सकता। और अगर सुकुना यहाँ पर गलत साबित होता है किसी भी वजह से, तो उसकी कर्ज एनर्जी का कंट्रोल उससे छीन लिया जाएगा। भले वो टेम्पररी हो, बट उससे वो एनर्जी ले ली जाएगी। इस पॉइंट पे अपना हाईएस्ट डेथ पेनल्टी यहाँ पर ये जो जज मैन है वो ट्रांसफर कर सकता है इस बंदे को। मतलब ये जो हथौड़ा जो हिगुरामा के पास है वो एक कर्ज टूल में बदल जाएगा, मतलब यही स्वॉर्ड बन जाएगा। और क्योंकि सुकुना के पास अब उसकी कर्ज एनर्जी नहीं है, इसी वजह से इस स्वॉर्ड के स्लैश से लिटरली वो मर सकता है। तुम्हें लग रहा होगा मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन जब महारोगा से फाइट हुई थी तो उसके स्वॉर्ड से स्लैश लेने के बाद लिटरली सुकुना ने बोला था कि अगर उसके पास उसकी कर्ज एनर्जी नहीं होती, अगर वो नॉर्मल कर्ज होता तो वो तुरंत ही खत्म हो जाता उस पॉइंट पे। अब सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है कि भाई यहाँ पर यूजी सुकुना को डिस्ट्रैक्ट करेगा, ये बंदा अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल देगा और उसके बाद सुकुना पेला जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि ये बंदा उतनी आसानी से नहीं खोल पाएगा, हो सकता है इसको भी चोट लग जाए, बट ऐसा मान लेते हैं कि हाँ एक पॉइंट पे ये खोल सकता है, तो भी ये चीज उतनी आसान नहीं बनती है। और तुम सोच रहे हो कि आखिर ऐसा क्यों है। तो देखो, इनका एक टीचर है जो इसका नाम है कुसाकाबे, वो भी टोक्यो जो सुहाई में पढ़ाता था। तो वो बंदा पूछता है कि क्या भाई तू श्योर है कि तू पेल देगा सुकुना को अपने इनेट एबिलिटीज का यूज करके। तो उस पे यूजी बोलता देखो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि जजमैन क्या पेनल्टी सुनाता है। मतलब अगर वो डेथ पेनल्टी देगा तभी ऐसा हो सकता है, अगर डेथ पेनल्टी नहीं मिला तो सुकुना का ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बेसिकली वेस्ट ऑफ चांस हो जाएगा उनके लिए। और अगर तुम सोच रहे हो कि उसके अंदर हिगुरामा मतलब जो ये डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट करता है, ये बंदा कुछ उखाड़ पाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पास सिर्फ एविडेंस सबमिट करने का और अपना पॉइंट रखने का ही एबिलिटी है उस डोमेन के अंदर। लेकिन यूजी यहाँ पर एक बात को लेके श्योर है, क्योंकि सुकुना 3 बार स्विच कर चुका है यूजी के बॉडी से, और जितनी भी बार इस बंदे ने स्विच किया बहुत सारे लोगों की जान गई है। अब देखो, सुनने में तो और अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग की जान ली है तब तो पक्का पेला जाएगा, है ना। इसके अलावा हिगुरामा आगे ये भी बोलता है कि इस समय क्योंकि उसने मेगुमी की बॉडी को टेक ओवर कर लिया है, तो इसको अटेम्प्ट टू मर्डर का भी दे सकते हैं, बॉडी को हार्म करने का भी दे सकते हैं, एक डेड बॉडी को चुराने का भी इसके ऊपर इल्जाम लग सकता है। लेकिन ये सब कुछ इसी बात पे डिपेंड करेगा कि आखिर मेगुमी अंदर कैसा फील कर रहा है। क्या वो अगर एक्चुअली मर चुका है तो डेड बॉडी को चुराने का इल्जाम लग सकता है, अगर मेगुमी को लग रहा है कि उसको सुकुना मारने की कोशिश कर रहा है तभी ऐसा हो सकता है। और तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर ये सब कुछ जजमैन को कैसे पता चलेगा, मतलब वो जो जज बैठा हुआ है इसके अंदर, इसके डोमेन के अंदर, उसको कैसे पता चलेगा। तो जैसा कि मैं तुम लोग को वीडियो के स्टार्ट में बताया था, उस बंदे को सब पता होता है, जो भी उसके अंदर है उसके बारे में वो सब कुछ जान रहा होता है, किसकी बॉडी में है किसकी बॉडी में नहीं है, क्या यूज कर रहा है क्या नहीं यूज कर रहा है, सब जान रहा है वो बंदा। लेकिन हिगुरामा यहाँ पर एक और कैच मेंशन करता है, बहुत सारे कैचेस हैं जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में, कि देखो भाई बात ऐसी है कि जो कुछ भी सुकुना के फिंगर्स ने किया है उसका पूरा का पूरा भार सुकुना के ऊपर नहीं आएगा, वो उन कर्स्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा, ना कि इस बीइंग के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बहनचोद, कि तुम अगर कर्स्ड ऑब्जेक्ट बन के कुछ कर रहे हो तो तुम वो अलग गिना जाएगा, और अगर एक्चुअली तुम रीइंकार्नेट होके कर रहे हो तो वो अलग गिना जाएगा। कुसाकाबे बोलता है कि अगर नॉर्मल कोर्ट होता तो एक
ही बार में सारा का सारा माल हम इकट्ठा कर लेते जितना भी इसने गलतियां की हैं और सबके ऊपर एक एक धारा लगा देते। पर मैटर ऐसा है कि जब तुम यहाँ पर हो तो जजमेंट क्या करेगा कि एक टाइम पर एक ही तुम्हारी गलती को निकालेगा और उसके ऊपर अपना जजमेंट सुनाएगा। अगर एक ही बार में सारी धाराएं लग जाती तो पक्का पक्का उसको डेथ पेनल्टी मिल जाता, बट क्योंकि अब धीरे धीरे मिलेगा तो इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। अगर थोड़े भी समय के लिए इसका डोमेन डीएक्टिवेट हो तो सुकुना लिटरली मार डालेगा उस बंदे को। लेकिन देखो अब जूसुहाई का एक टीचर है यहाँ पर, तो वहां पर अगर कोई बंदा पढ़ा रहा तो उसके अंदर दिमाग तो होगा ही। तो बंदा सीधे सीधे बोलता है देखो भाई प्रॉब्लम एक और है कि भले ही इसने बड़े बड़े क्राइम्स किए हैं लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसके छोटे क्राइम्स को पहले लिया जाए। मतलब अगर तुम सेम क्राइम कर रहे हो तो उसमें दो अलग अलग क्राइम्स भी गिने जा सकते हैं। मतलब अगर तुमने किसी को मर्डर किया है तो उस पॉइंट पर तुमने उस बंदे की लाइफ तो ली ही है, बट उसके साथ ही तुमने उस बंदे को डैमेज भी किया हुआ है या फिर उसके कपड़े वपड़े को खराब कर दिया, जो कि एक पर्सनल प्रॉपर्टी को हार्म करने के भी कैटेगरी में गिना जाता है। या फिर अगर वो बंदा तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा मर्डर कर रहा तो उस चीज को मतलब ट्रेसपासिंग बोला जाता है, उसकी भी एक अलग धारा लग सकती है। बस समझ लो कि एक आदमी बिना पूछे तुम्हारे घर में घुस गया, तुमने पुलिस में कंप्लेन कर दिया, तो ये भी एक क्राइम है। दोनों अलग अलग क्राइम्स की तरह यहाँ पर गिना जाए। अब देखो रियल सिचुएशन में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हिगुरामा सीधे बोलता है कि इस बात की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि छोटे क्राइम को हो सकता है पहले एड्रेस कर ले और फिर उसके बेसिस पे हम छोटा वाला क्राइम उसको सुना देंगे। और अगर ऐसा होने लगा तो फिर डेथ पेनल्टी लगाना, यानी कि जो फाइनल जहाँ पे उसको एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड मिलेगी, वो पार्ट बहुत हार्ड हो जाएगा। तुम लोग सोच रहे हो मन में टिंकू भाई क्या चूतियापा बात कर रहे हो यार, कुछ भी बोल रहे हो तुम यार। मतलब मास मर्डर को छोड़ के ये जानवर का चीज उठाएंगे, लगता है 100 के सब्सक्राइबर सेट करने के बाद तुम्हारी बुद्धि घूम गई है, तुझे कुछ नहीं पता। तो देखो मुझे भी याद नहीं था, लेकिन मैंने कलिंग गेम का वो वाला चैप्टर दोबारा जाके पढ़ा हुआ है। वहां पर देखो मैं बता रहा हूँ, जो सबसे पहला जो केस लगा था ना यूजी इतादोरी पे, वो ऐसा था कि अंडर एज होने के बाद भी वो एक बार में घुस गया था जुआ खेलने के लिए। ये उसके ऊपर सबसे पहला केस लगा था। और जब उसने बोला कि वापस से हम फाइट करेंगे तो उसके ऊपर जब दूसरा केस लगा था तब लगा था मास मर्डर का, जो कि शिबुया में सुकुना ने उसकी बॉडी का यूज करके किया था। तुम समझ रहे हो, मास मर्डर का उसने बाद में लगाया, पहले उसने जुआ खेलने के लिए, मतलब अंडर एज लोग जो जुआ खेलने चले गए उसका पहले उसके ऊपर लगाया है उसने केस। इसका मतलब है कि हिसाब बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब लिटरली सुकुना को बॉडी पोजेस करने के लिए पहले पेला जा सकता है इंस्टेड ऑफ कितने सारे लोगों को उसने मारा है। और इवन वो भी नहीं जस्ट बिकॉज उसने किसी के कपड़े फाड़ दिए उसका भी केस उसके ऊपर लग सकता है। और ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, स्पेशली जो अपना लॉयर भाई साहब है उनके लिए। लेकिन इसी चीज को बैलेंस करने के लिए आई थिंक यूजी इतादोरी उसके साथ उतरा हुआ है कि जब भी सुकुना उसे फाइट करने जाएगा देन ही विल यूज हिज अपना जो उसका रॉ स्ट्रेंथ है वो उसका यूज करके फाइट करेगा। अब तुम सोच रहे हो चलो मान लेते हैं पहली बार में ही अपना लग जाएगा, छक्का लग जाएगा और तुरंत सीधे ये पेला जाएगा सुकुना, उसके ऊपर तुरंत डेथ पेनल्टी लग जाएगी। तो भाई देखो ऐसा भी नहीं है, ये हजारों साल पहले जिंदा था सुकुना, ठीक है। उस समय पर शायद ये ह्यूमन हुआ करता था और उसके बाद ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट में बदल गया। अब प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि लीगल सिस्टम में होता है कि स्टैचू ऑफ लिमिटेशंस, ये कोई एक्चुअल स्टैचू नहीं होता है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, एक फ्रेज है कि एक पर्टिकुलर चीज के लिए तुम किसी को कब तक मतलब तुम उसको सजा के लिए लेके आ सकते हो कोर्ट रूम में। से मान लो किसी ने मेरा कुछ चुरा लिया, मेरा कैमरा किसी ने चुरा लिया, ठीक है, शुभ शुभ बोलूं मैं, वैसे आई थिंक 15-20 साल बाद हो भी जाएगा। मान लेते हैं कि एक लंबे टाइम के बाद मैं उसके ऊपर केस करने जा रहा हूँ, तो वो केस का कोई तुक नहीं बनेगा क्योंकि तब तक उसकी वैल्यू आई थिंक खत्म हो गई है, या फिर काइंड ऑफ उस पूरे केस का कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा करने के लिए। अभी जो अपना मॉडर्न लॉ है वो कुछ समय पहले आया हुआ, अगर कंपेयर करें सुकुना कितने समय से एग्जिस्ट करता है। और क्योंकि अब सुकुना रीइंकार्नेट हो चुका है तो अगर उसके ऊपर केस बनता है तो हो सकता हो उस समय का बने जब वो एक्चुअली में ह्यूमन हुआ करता था और उस समय उसने किसी को मारा हो। और उस टाइम पर जो स्टैचू ऑफ लिमिटेशन होगा कि मान लेते हैं अगले 200 सालों तक तो खैर नहीं होगा, मे बी 100-150-200 सालों तक तुम ये केस कर सकते हो कि इसने इसको मारा है, तो वो चीज अब आउट ऑफ डेट हो चुकी है। उस चीज का केस इसके ऊपर नहीं बनेगा जिसकी वजह से सुकुना बाइज्जत बली हो जाएगा उसी चीज के लिए जिसकी वजह से उसको एक्यूज किया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम है इनके लिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हिसाब बन गया है। तुमको अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो तो ठीक है, वरना थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे से वापस से देखने की कोशिश कर लो। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको और तुमको थोड़ा आसान करके बताता हूँ। 2010 में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था, आई डोंट नो शायद जापान का लॉ मॉडिफाइड हुआ था, क्या हुआ था। उसके अकॉर्डिंग अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, मतलब उसके लिए स्टैचू ऑफ लिमिटेशन नहीं एग्जिस्ट करता है, कभी भी उसके ऊपर केस कर सकते हैं, 300 साल बाद भी करोगे तो भी वो चलेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि 2010 के पहले नहीं था। एंड अकॉर्डिंग टू जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड, मतलब जापान की बात हो रही, 1985 के पहले जितने भी थे उनके ऊपर एक स्टैचू ऑफ लिमिटेशन लगा हुआ है। मतलब अगर सुकुना ने हजारों साल पहले किसी का मर्डर किया होगा तो उसका
केस नहीं लग सकता। इसकी वजह से अगर जजमैन ने कोई भी बहुत पहले का केस उठा लिया सुकुना को लेके तो ये लोग कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे उसका। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स तुम समझ गए, सारा लीगल मैटर है। अब इसके बाद एक और मैटर है, घर का भेदी लंका ढाई वाला मैटर भी है कि जो अपना ये लॉयर साहब है जिनकी ये कर्स टेक्निक है, उस बंदे के साथ ही शिकिगामी का कर्स टेक्निक जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर हिगुरामा ऐसा सोचता है कि जो प्री रीइंकार्नेटेड सुकुना था, मतलब अभी अभी सुकुना रीइंकार्नेट हुआ ना मेगुमी की बॉडी में, इसके पहले जो कुछ भी था, जब वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट था, मतलब सिर्फ फिंगर्स के रूप में एग्जिस्ट किया करता था इसके बॉडी में इतादोरी के, तो उसके ऊपर मॉडर्न लॉ नहीं अप्लाई होगा। अब बात ऐसी कि अगर हिगुरामा अपने मन में ये बात सोचता है तो जो जजमैन है वो भी यही सेम चीज सोचेगा, मतलब इसको अपनी बुद्धि भी कंट्रोल करके रखनी है उस पॉइंट पर। लेकिन अगर हिगुरामा अपने आप को कंट्रोल में रखे तो भी उसको इस बात का नहीं क्लैरिटी है कि आखिर सुकुना की कौन सी पावर जाएगी, महारोगा वाली पावर जाएगी पहले या फिर उसका जो डोमेन एक्सपेंशन है। तभी यूजी यहाँ पर बोलता है कि उसके दिमाग में एक प्लान है जिसकी वजह से सुकुना को पक्का पक्का डेथ पेनल्टी वाला ही सजा मिलेगा। अब ये क्या प्लान है, आगे क्या होता है आगे देखते हैं फाइट में। तो भाई फाइट स्टार्ट होती है, ऑर्डर वाला हथौड़ा हिगुरामा तुरंत सुकुना के सामने पटकता है और मेगुमी छोटे छोटे पत्थरों को यूज करके किसी तरह से सुकुना को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इसी बीच में सुकुना के हाथ में जो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको एक, मतलब सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड थी जो भी थी, वो वन साइड उनका प्यार था, उसने इसको एक वेपन दिया हुआ था, तो उस हाथ को अपना जो लॉयर हिगुरामा उसको धीरे से बांध लेता है, काइंड ऑफ उसको डिसेबल कर देता है कि वो अपनी पावर्स को ना यूज कर पाए। बेसिकली वो वेपन डमरू जैसा लाइटनिंग वगैरह प्रोड्यूस करता है और इस चीज का फायदा उठा के यूजी इतना जोर से पंच करता है सुकुना को कि सुकुना अंदर से हिल जाता है, इतना ज्यादा हिल जाता है कि वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, और बस एक ही सेकंड का टाइम चाहिए था, जिसको होते ही तुरंत हिगुरामा अपना डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट कर देता है और सुकुना के ऊपर केस चालू हो जाता है। और ठीक यहीं पर यूजी खेल जाता है। यूजी बोलता है हिगुरामा से कि हम वही वाला केस दोबारा से रीओपन करेंगे जहां पर मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था कि शिबुया में जो मास मर्डर हुआ था उसमें मेरा हाथ है, लेकिन अब बात कुछ ऐसी होगी कि सुकुना को हम को डिफेंडेंट बनाएंगे इस चीज में, मतलब दो डिफेंडेंट हैं, बेसिकली दो लोग इसमें इन्वॉल्व थे और इधर जो अपना लॉयर भाई साहब है वो इन दोनों के खिलाफ अब सबूत पेश करेंगे अपने इस शिकिगामी को। और ये एक बहुत ही क्लेवर मूव था यार मेरे हिसाब से, सच बता रहा हूँ। इसका जो राइटर है ना वो कुछ अलग ही सोचता है मेरे हिसाब से। अब तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि बस भाई अब तो सुकुना पेला गया, उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, फिर से एक कैच है। हिगुरामा यहाँ पर बोलता है कि यूजी की कोई गलती नहीं है, मास मर्डर जो भी हुआ शिबुया में उसमें यूजी निर्दोष है, लेकिन जो इस चीज का असली कातिल है वो बंदा है, और बिना नाम बताए चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई देखो बात ऐसी है कि तुम सोच रहे होगे कि सुकुना के ऊपर ये आरोप लगेगा सीधे सीधे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद करो पहली बार ये चीज हुई थी जब वो जोगो से फाइट कर रहा था, और दूसरी बार मास मर्डर तब हुआ था जब महारोगा को रिलीज कर दिया था मेगुमी ने। अभी मेगुमी ने तो इस इंटेंट से नहीं रिलीज किया था कि वो सबको मार डालेगा, लेकिन सुकुना ने उसको रोकने के लिए उससे फाइट किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई थी। इनफैक्ट अगर एक तरह से देखा जाए तो वो जोगो से भी फाइट कर रहा था उसको रोकने के लिए, ऐसा वो सुकुना अपना स्टेटमेंट देके प्रूव कर सकता है, जिसकी वजह से वो चैप्टर के अंत में इस समय हंस रहा है। क्योंकि अगर तुम याद करो जोगो जो वॉल्केनो वाला बंदा है, उस बंदे ने कितने सारे लोगों को मारा था शिबुया स्टेशन पर। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर चीजें काफी हद तक सुकुना के फेवर में भी हैं, और जो रियल मर्डर का चार्ज है वो हो सकता हो मेगुमी फुशिगोरो के ऊपर लग जाए, जिसकी वजह से मेगुमी पेला जाएगा, या फिर हम कहें उसकी बॉडी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, या फिर उसकी कर्स एनर्जी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, मतलब छीन लिया जाएगा, जिसकी वजह से शायद महारोगा का उसका जो कंट्रोल है वो हट जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के ऊपर पेनल्टी सुनाई जाए, जिसकी वजह से महारोगा का भी पावर हट जाएगा और सुकुना का भी डोमेन एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा, जो कि जहां तक मेरे को लग रहा है यही ये लोग यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। अभी आगे क्या होगा वो तो अगले चैप्टर में पता चलेगा, और मैं सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अगला वाला चैप्टर पढ़ने के लिए। मेरे को उतना मजा तो नहीं आता जेजेके में, बट अभी इस वाले चैप्टर से मजा आने लगा है। यार तुम लोग क्या लगता है कमेंट सेक्शन बताओ। अगर मैंने तुम लोग को अच्छे से चैप्टर को एक्सप्लेन किया है तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है। मैंने बहुत ज्यादा टाइम देके इस वीडियो को बनाया है। अभी ये वीडियो कितने मिनट की बने, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग अब 1 घंटे से ऊपर जा चुकी है, और उसी के लिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।